हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 9 की एसएसटी की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट रहेगा। ठीक है, डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी क्यों चाहिए हमें, इसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। डेमोक्रेसी क्या है, दैट मीन्स कि लोकतंत्र। ठीक है, अगर आप हिंदी में बात करें तो। अगर आप इंग्लिश में समझना चाहते हैं तो गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। ठीक है, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों के हित के लिए जो गवर्नमेंट बनाई जाती है वो। यही है आपके चैप्टर का नाम, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। आगे ये आपको ओवरव्यू दिया हुआ है, इसको पढ़ने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ऐसे बता देती हूँ क्योंकि हमने चैप्टर तो पूरा रीड करना ही है। इसमें यही बोला हुआ है कि डेमोक्रेसी क्या है, उसके मेन फीचर्स क्या हैं, ये कैसे आपकी एक डेमोक्रेसी की डेफिनेशन को कैसे ये चैप्टर जो है वो बिल्डअप कर रहा है। स्टेप बाय स्टेप हम ये इस डेफिनेशन के बारे में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होती है, इसके फीचर्स क्या क्या है, कैसे इंप्लीमेंट की जाती है, हमारी गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है, वो सारा हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला यही है आपका, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू दिया हुआ है कि आपने बहुत पहले भी आपने बहुत पढ़ा होगा आपकी डिफरेंट फॉर्म्स जो है गवर्नमेंट की, जैसे लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे डेमोक्रेसी क्या है, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर डेमोक्रेसी क्या है और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर डेमोक्रेसी क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो डिफाइन करेगा हम डेमोक्रेसी के को। तो मतलब डेमोक्रेसी को डिफाइन करने से पहले ये एक थोड़ी सी कन्वर्सेशन दी हुई है टीचर और स्टूडेंट्स की, एक क्लास के अंदर कन्वर्सेशन चल रही है, उसके बारे में बता देती हूँ। तो पहले पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक ऑब्जेक्शन कर रही है मैरी, क्या ऑब्जेक्शन कर रही है उसके बारे में हमने देखना है। ये कन्वर्सेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यही बोला हुआ है कि मैरी जो है वो स्टूडेंट है। ठीक है, वो मैम को बोल रही है कि मेरे को ये आइडिया जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। कौन सा आइडिया, डेमोक्रेसी का आइडिया। क्यों, क्योंकि हम इतना टाइम क्यों अपना स्पेंड करें डेमोक्रेसी को डिस्कस करने में। सबसे पहले हमें डेमोक्रेसी का मतलब पता होना चाहिए, उसके बाद हमें एग्जांपल्स बतानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले हम एग्जांपल्स पढ़ें या हम उसका मतलब ढूंढें, उसके बाद हम जाके क्या करें, उसकी डेफिनेशन को देखें। तो जो लिंगडोंग मैडम है, जो मैडम का नाम बताया हुआ है लिंगडोंग, ठीक है, वो कह रही है कि मैं तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकती हूँ, बट दैट इज़ नॉट हाउ वी रीज़न इन एवरीडे लाइफ। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, हमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर हमें पहले रिसर्च करना होता है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे आप वर्ड्स, जैसे कुछ आप इन्होंने वर्ड्स यूज़ किए, जैसे पेन हो गया, रेन हो गया, लव हो गया, तो इनके बारे में हमें पता नहीं होता है। नहीं पता होता ना, आपको क्या पता पेन क्या है, लेकिन आप उसका यूज़ तो करते हो ना। जब आप उसका यूज़ करने लगते हो तब आपको पता चलता है कि इसका यूज़ क्या है। जैसे लिखने के लिए है, ये कौन सा पेन है, इसका यूज़ किस लिए होगा, रेड पेन जो होगा उसका क्वेश्चन करना है। ठीक है, रेन, बारिश, बारिश भी बहुत फॉर्म की होती है, जैसे क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, कई बार आपको जो है वो देखने को मिलेंगे, ओले देखने को मिलते हैं, कई बार बिल्कुल ऐसे बर्फ़ जैसे होता है। तो रेंज के भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, इसलिए ये बोला हुआ है कि हर चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हमें उसका मतलब पता होना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रही है मैरी, बट देन वाई डू वी नीड डेफिनेशंस एट ऑल। तो वो बोल रही है ठीक है, हर चीज़ को समझने के लिए हमें डेफिनेशन की ज़रूरत होती है। तो फिर मैडम उनकी बोलती है कि वी नीड अ डेफिनेशन ओनली व्हेन वी कम अक्रॉस अ डिफिकल्ट इन द यूज़ ऑफ अ वर्ड। हम डेफिनेशन तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी शब्द को समझने में या यूज़ करने में डिफ़िकल्टी आती है। जैसे क्या बोल रही है, जैसे हमें मैंने अभी आपको एग्जांपल दे दी कि इन्होंने रेन की बात की, डेफिनेशन ऑफ अ रेन। आप बारिश को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप उसको एक ड्रिजल और क्लाउड बर्स्ट, जैसे कि बादल फट गया या फिर आपकी छोटी छोटी ओले वगैरह पड़ने लगे, तो आप रेन को उस चीज़ से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, डेफिनेशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें एक क्लियर डेफिनेशन चाहिए, बिकॉज जो पीपल हैं वो अपने डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए उसको यूज़ कर सकें। ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट के लिए यूज़ कर सके, कि डेमोक्रेसी क्या है उसके बारे में वो बता सके। आगे क्या है, रिबांग। तो रिबांग बोल रहा है बट वाई डू वी नीड टू वर्क ऑन अ डेफिनेशन। तो रिबांग जो है वो ये बोल रहा है कि तो हमें ज़रूरत क्या है कि हम एक मतलब डेमोक्रेसी की डेफिनेशन के ऊपर वर्क करें। तो अदर डे मतलब वो बोल रहा है मैम को कि आपने एक दिन बताया था कि अब्राहम लिंकॉन जो है उन्होंने एक वर्ड यूज़, उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी, डेमोक्रेसी इज़ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यही चीज़ मैंने आपको अभी बताई। तो उतनी डेफिनेशन जो है वो सफिशिएंट है, उससे हमें पता चल गया कि डेमोक्रेसी जो है उसमें गवर्नमेंट जो होती है वो लोगों के लिए होती है, लोगों के द्वारा होती है और लोगों के हित के लिए ही बनाई जाती है। तो जैसे वो इन मेघालय ऑलवेज रूल्ड ओवर सेल्फ, मेघालय के अंदर हम इस चीज़ को, इस रूल को फॉलो करते हैं। दैट इज़ एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, और हर किसी के लिए, हर किसी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। तो हम क्यों इस चीज़ को, आप हमें क्या ज़रूरत है कि हम इस चीज़ को चेंज करें, किस चीज़ को, डेफिनेशन को, मतलब और अलग अलग तरह की डेफिनेशन पढ़े। हमने इस चीज़ को पढ़ तो लिया एक बार,
फिर मैडम जो है वो ये कह रही है कि मैं ये नहीं बोल रही कि हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत है, ये डेफिनेशन अपने आप में ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन हमें क्या बोल रही है, बट वी डू नॉट नो दैट इफ़ दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ डिफाइनिंग अनलेस वी थिंक अबाउट इट अवर सेल्फ। हम ये नहीं बोल सकते कि ये डेफिनेशन अपने आप में बहुत ज़्यादा सही है, बिकॉज ये अपने जब तक हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे हम किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हमें वी मस्ट नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज़ फेमस। हमें किसी भी चीज़ को इसलिए हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिकॉज वो फेमस है, लेकिन इसलिए एक्सेप्ट करेंगे बिकॉज हम लोग सेटिस्फाई हैं। दैट मीन्स कि जैसे अब्राहम लिंकॉन ने वो डेफिनेशन दे दी, अब दैट वो मतलब फेमस है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसी चीज़ को लेके फॉलो करें। जब तक आपको उसका डीप मीनिंग ही नहीं पता होगा, कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा, तो उस चीज़ को फॉलो करने का कोई भी फायदा नहीं है। ये चीज़ कौन बोल रही है, मैडम बोल रही है। देन एक और नेक्स्ट स्टूडेंट है, वो क्या बोल रही है, योलांडा जो है वो बोल रही है कि मैम क्या मैं किसी चीज़ को सजेस्ट कर सकती हूँ। वी डू नॉट नीड टू लुक फॉर एन डेफिनेशन। हमें किसी भी डेफिनेशन को देखने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा था कि डेमोक्रेसी जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, यानी कि आपको पता है ग्रीक एक लैंग्वेज है जहाँ से बहुत सारे आपके इंग्लिश वर्ड जो है वो लिए गए हैं। तो जो योलांडा है वो ये बोल रही है कि हमें ज़रूरत नहीं है कि हम किसी डेफिनेशन को देखें। मैंने कहीं पढ़ा था कि डेमोक्रेसी जो है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, डेमोक्राटा। ग्रीक में डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्राटा का मीन्स होता है रूल। तो सिंपली अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो उसका मतलब हो जाता है रूल बाय द पीपल, लोगों के द्वारा रूल करना। तो ये करेक्ट मीनिंग है। तो क्या हम इसके ऊपर क्या ज़रूरत है कि हम इसके ऊपर और डिबेट करें। फिर मैडम बोल रही है कि ये भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है कि हम इस मैटर के ऊपर क्या कर सकें, सोच सकें। लेकिन मैं ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि यही चीज़ें जो है ये हर वक्त काम नहीं आती है। एक वर्ड का मतलब जैसे उसका ओरिजिन जो है, जैसे आप कोई भी मतलब ले लो, तो दैट डजेंट मीन कि जो उसका ओरिजिन में मतलब होगा, जैसे जब उसका ओरिजिन हुआ था जो उसका मतलब है, तो वही चीज़ जो है वो आगे भी काम करेगी। जैसे आप कंप्यूटर की बात कर लो, ठीक है। ओरिजिनली जब कंप्यूटर बनाए गए थे तो उनका मेन पर्पस ये था कि वो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को, मैथमेटिकली सम्स को, मतलब डिफिकल्ट मैथमेटिकल सम्स को क्या कर सके, कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, दीज वर वेरी पावरफुल कैलकुलेटर्स। ये कैलकुलेटर्स जो थे बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। लेकिन अगर आप आज की बात करें तो आज के समय पे कंप्यूटर्स का यूज़ किसके लिए होता है, क्या सम्स करने के लिए होता है, या फिर मतलब सम्स करने के लिए नहीं रहा है। अब कंप्यूटर का यूज़ जो है वो लिखने के लिए है, डिज़ाइनिंग करने के लिए है, म्यूज़िक सुनने के लिए है, फिल्म्स देखने के लिए है। तो यही चीज़ मैम बोल रही है कि ज़रूरी नहीं होता कि ओरिजिन के टाइम पे उसका जो मतलब हो, आगे जाके भी उसका मतलब वही सेम रहे। ठीक है, एज इट इज़ नहीं रहता है। तो इस ये केस जो है वो, इन दैट केस इट इज़ नॉट वेरी यूजफुल टू लुक एट द ओरिजिन्स ऑफ अ वर्ड। तो इस केस में ये ज़रूरी नहीं है कि हम वर्ड्स के ओरिजिन्स को देखें। ठीक है, तो मैरी बोल रही है, मैम सो बेसिकली व्हाट आर यू सेइंग इज दैट देयर इज नो शॉर्टकट टू ओवर थिंकिंग अबाउट द मैटर्स अवरसेल्व्स। तो मैरी बोल रही है कि मैम आप ये कहना चाहती हैं कि हमारे पास कोई भी शॉर्टकट नहीं है कि हम अपनी चीज़ों को क्या कर सकें, बिना किसी चीज़ को समझे हम उसको पढ़ सकें। हमें उसके बारे में पढ़ना होगा, उसके मीनिंग के बारे में पढ़ना होगा, देन उसकी डेफिनेशन देनी होगी। तो लैंगडोंग जो मैम है वो बोल रही है, यू गॉट मी राइट, लेट अस गेट ऑन विद इट नाउ। तो वो बोल रही है कि हाँ यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहती थी, अब हम इसके बारे में आगे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सिंपल डेफिनेशन अगर देखना चाहें तो जैसे अभी हमने डिस्कशन देखी, बहुत सारे डिफरेंसेस और बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी, जिसको आप क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसीज। ठीक है, एक सिंपल फैक्टर जो है वो ये है कि डेमोक्रेसी के अंदर एक कॉमन चीज़ आपको देखने को मिलेगी, वो ये है कि गवर्नमेंट जो है इज चूजन बाय द पीपल। लोगों के द्वारा वो क्या की जाती है, चूज की जाती है। वी कुड स्टार्ट विद अ सिंपल डेफिनेशन। हम जो है वो स्टार्ट किससे करते हैं, एक सिंपल डेफिनेशन से। जैसे डेमोक्रेसी जो है वो एक ऐसी फॉर्म है गवर्नमेंट की जिसमें रूलर्स जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं लोगों के द्वारा, यानी कि आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, उनको कौन चुनता है, रूलर्स, आम जनता। ये एक यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट है। ये जो डेफिनेशन है ये हमें डेमोक्रेसी से अलाउज अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। ये चीज़ जो है ये हमें उस चीज़ से सेपरेट करती है जो बेसिकली तो वो अपने आप को डेमोक्रेटिक बोलते हैं, लेकिन वो डेमोक्रेटिक एक्चुअल में होते नहीं हैं। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे मैं आपको ये बताऊं कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वो बोलती हैं कि भाई हम डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पे है, यानी कि हम लोगों के द्वारा चुने हुए हैं, हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो लोगों के द्वारा चुनी गई है, लोगों के लिए चुनी गई है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कहने को वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती हैं, लेकिन एक्चुअल में वो डेमोक्रेटिक नहीं होती है। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दी, म्यांमार में जो है आर्मी रूल है, जहाँ पे आर्मी को किसने, पीपल्स ने इलेक्ट नहीं किया है। ठीक है, वो जो आर्मी है ना, वो जो है उसने कंट्री का पूरा रूल जो है वो मतलब वो रूलर बन चुकी है वहाँ की, वो खुद रूल करने लगी है। पीपल जो है वो उनका डिसीजन मतलब किसी भी डिसीजन में लोगों की राय नहीं मांगी जाती है। जैसे डिक्टेटर लाइक पिनोचेट, चाइल्ड, ये साउथ अमेरिका में एक जगह है चाइल्ड। ठीक है, वहाँ पे एक डिक्टेटर थे, डिक्टेटर जो होता है वो रूल करने वाला होता है, उसको लोगों ने नहीं चुना था।
यहाँ पे मोनार्कीज जो है वो अप्लाई होती है। मोनार्कीज का मतलब होता है रूल बाय अ किंग, राजा के द्वारा क्या करना, शासन करना, रूल करना। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि जो किंग्स है, जैसे सऊदी अरेबिया की बात करें तो वहाँ पे राजा जो है वो रूल करते हैं और वहाँ पे लोगों का कोई भी रोल नहीं रहता है, बिकॉज वो क्या करते हैं, रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो एक रॉयल फैमिली में जन्म लेते हैं और फिर वो राजा बन जाते हैं। वहाँ पे लोगों का कोई भी रोल नहीं रहता है कि वो क्या करें, अपने लिए गवर्नमेंट चूज़ करें। ये जो सिंपल डेफिनेशन है ना, ये बहुत ज़्यादा सफिशेंट नहीं है, मतलब सिंपल नहीं है। ये हमें बताती है कि पीपल्स के क्यों, क्योंकि यही चीज़ बोली कि डेमोक्रेसी का मतलब है लोगों के द्वारा रूल करना, यानी कि लोगों के द्वारा जो है वो पॉलिटिकल लीडर जो है वो इलेक्ट किया जाए और वो उसको रूल करे। लेकिन अगर हम इसको दूसरे मायने में समझे तो गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, इलेक्शन करवाती है और उसके बाद जो है वो क्या एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बन के सामने आती है। ये क्या कर रही है, हमें मिसलीड कर रही है। जैसे कि एज वी शेल फाइंड आउट इन चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट जो है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में उसको कैसे हम जो है उसको डेमोक्रेसी बोल सकते हैं। यानी कि आज के समय में जो हमारी दुनिया है या वर्ल्ड है, वहाँ पे डेमोक्रेसी किसको बोला जाता है या किस टाइप की डेमोक्रेसी जो है वो देखने को मिलती है, वो हम उसमें पढ़ेंगे। इसलिए हमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक गवर्नमेंट को और मतलब एक गवर्नमेंट के बीच में डेमोक्रेसी जो है उसको क्या कर सके, डिस्टिंग्विश कर सके। यानी कि डेमोक्रेसी का क्या रोल रहेगा गवर्नमेंट को चलाने में, या लोगों का क्या रोल रहेगा गवर्नमेंट बनाने में, उसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या है, फीचर्स क्या हैं डेमोक्रेसी के। तो सबसे पहले इन्होंने यही चीज़ बोला कि हम जो है वो एक सिंपल डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। दैट मीन्स डेमोक्रेसी जो है वो एक फॉर्म है गवर्नमेंट की, जहाँ पे रूलर्स जो हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ या बाय द हेल्प ऑफ इलेक्शंस। इलेक्शंस कौन हेल्ड करवाता है, गवर्नमेंट हेल्ड करवाती है। किससे हेल्ड करवाती है, पीपल से। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इसमें राइज होते हैं, वो देखने को मिलेंगे। जैसे रूलर्स कौन होंगे, इस डेफिनेशन में रूलर्स कौन है। ठीक है, कौन सी मतलब ऑफिशियल्स हैं वो इलेक्शंस हेल्ड करवाते हैं ताकि हम गवर्नमेंट बनाएं और उस गवर्नमेंट जो है उसको हम डेमोक्रेसी का नाम दें। कौन से डिसीजन जो है वो नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स जो है वो लेते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। कौन से तरह के इलेक्शन जो है वो हेल्ड करवाए जाते हैं। कौन जो है वो इलेक्शन को कॉन्स्टिट्यूट करता है, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कौन हेल्ड करवाता है। फिर उसके बाद जो है क्या क्या कंडीशंस रहती हैं इलेक्शंस को हेल्ड करवाने में। ठीक है, पीपल्स यहाँ पे कौन है, हु कैन इलेक्ट द रूलर्स। यहाँ पे लोग कौन है जो कि रूलर को या फिर रूलर्स को इलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्या हर एक सिटीज़न के पास इक्वल राइट है कि वो मतलब वोट करे और अपने रूलर को चुन सके। फिर उसके बाद बोला है फाइनली जो है वो कैसे गवर्नमेंट जो है वो बन के आती है, जिसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। कैन इलेक्टेड रूलर्स टू वट एवर, जो इलेक्टेड रूलर्स होंगे क्या वो अपनी मर्जी से डेमोक्रेसी के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, या डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है उसके कुछ फंक्शन, यानी कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है उसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो हमें समझनी पड़ेंगी और ये सारी चीज़ें जो है, इन सारी क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमें इन डिफरेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू मिलेंगी। जैसे मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, क्या क्या डिसीजन जो है वो इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा लिए जाते हैं। जैसे अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो है, ठीक है, ये क्या है, एक मिलिट्री के जनरल हैं जो इन्होंने मिलिट्री कॉप किया अक्टूबर 1999 में। ठीक है, इस समय पे कारगिल वॉर भी हुआ था, बहुत सारी मतलब इंडिया पाकिस्तान को लेके वॉर जो था वो किया गया था 1999 में। तो बहुत सारा लॉस भी हुआ था, बहुत सारी डेथ्स वगैरह हुई थी। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो है ना, उन्होंने मिलिट्री कॉप किया अक्टूबर 1999 में। तो क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, इलेक्टेड की, यानी कि उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव है। चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि उनका ही रूल चलेगा कंट्री के ऊपर। देन उसके बाद उन्होंने क्या किया, लेटर उन्होंने क्या किया, अपनी डेजिग्नेशन जो थी, पहले उन्होंने अपने आप को बोला कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, यानी कि कंट्री के वो चीफ एग्जीक्यूटिव है। बाद में 2002 में उन्होंने अपनी डेजिग्नेशन जो थी, अपना क्या बोल सकते हैं आप, ओहदा जो था उन्होंने चेंज कर दिया, यानी कि उन्होंने अपने आप को वहाँ का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया और एक रिफरेंडम दे दिया कंट्री के अंदर कि भाई, रिफरेंडम मतलब हो गया कि लोगों का अप्रूवल लिया गया कि भाई आप क्या करो, उनसे हाँ या ना में पूछा गया कि आप क्या मेरा रूल जो है वो अगले 5 साल तक चाहते हैं, सिर्फ हाँ या ना में लोगों को जवाब देना था। ठीक है, उसको हम बोलेंगे रिफरेंडम। तो यही चीज़ जो थी वो लोगों ने हाँ या ना में जवाब दिया, मैक्सिमम लोगों ने हाँ में जवाब दिया, तो उन्होंने क्या किया, 5 साल के लिए अपना रूल जो था वो और आगे बढ़ा लिया। पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट जो थे, उन्होंने क्या किया, रिफरेंडम, उन्होंने बोला कि ये जो रिफरेंडम है, ठीक है, ये क्या है, एक मिनट देख लेते हैं, यहाँ पे रह तो नहीं गया। हाँ, उन्होंने ये बोला कि ये जो रिफरेंडम है ये रूलर्स के द्वारा मतलब बनाया गया है, इसमें फाइनल डिसीजन जो है वो नहीं, लोगों का नहीं लिया गया है। फाइनल डिसीजंस लेने का मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ हाँ या ना बोला गया है, लोगों की अपनी मर्जी नहीं पूछी गई है, उनके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती की गई है अपने डिसीजंस को मनवाने के लिए।
जो पावर थी ना फाइनल डिसीजन को लेने के लिए, वो किसके पास थी? सिर्फ आर्मी ऑफिशियल्स के पास और जनरल मुशर्रफ के पास। ठीक है, देन उसके बाद आगे क्या बोला हुआ है, और कोई भी इंसान जो था उन्होंने क्या किया था, मतलब कोई भी पीपल जो था उन्होंने इलेक्शंस नहीं किए थे ताकि वो इनको चूज़ कर सकें। यहाँ पे जनरल मुशर्रफ ने अपना रेफरेंडम दे दिया, उन्होंने बोला कि भाई लोग जो है वो हाँ या ना में जवाब देंगे, यानी कि उन्होंने अपनी मर्जी से लोगों के ऊपर थोप लगाई। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ, डिक्टेटरशिप और मोनार्की जो थी वो सामने देखने को मिलती है। डिक्टेटरशिप यानी कि एक ही रूलर राज करेगा, और मोनार्कीज में राजा जो है वो रूल करेगा। फिर वहाँ पे एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाएगी, जहाँ पे रियल पावर जो थी वो किसके पास थी? सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री ऑफिसर्स के पास, और यहाँ पे पीपल्स का कोई भी रोल नहीं था। कुछ ऐसी कंट्रीज़ में रियल पावर जो होती है ना, वो कुछ एक्सटर्नल पावर्स के साथ क्या करती हैं, रिलेट करती हैं, और लोकली वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो भी वो अपनी मर्जी से चुनते हैं। इसको हम पीपल्स रूल नहीं बोलेंगे। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, लोगों के द्वारा रूल नहीं किया गया है, बिकॉज यहाँ पे जनरल जो मुशर्रफ थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, परवेज़ मुशर्रफ जो थे उन्होंने फोर्सफुली मतलब अपना रूल जो था वो चलाने की कोशिश की। यहाँ पे लोगों से कोई भी मतलब रजामंदी नहीं ली गई। तो यही चीज़ यहाँ बोली हुई है कि जो फर्स्ट फीचर्स है ना, फर्स्ट फीचर है किसका, डेमोक्रेसी का, वो ये है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो फाइनल डिसीजन होगा ना पावर को बनाने में, वो किसके हाथ में होगा? पीपल्स के हाथ में होगा, लोगों के हाथ में होगा। ठीक है, यहाँ पे किसी के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। जिस इंसान का, सिटीजन का जो मन होगा वो उसको वोट कर सकेगा और अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव या रूलर जो है वो इलेक्ट करेगा। तो फर्स्ट फीचर जो है वो ये कहलाता है। सेकंड जो था वो फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। फ्री एंड फेयर यहाँ पे ये बोला गया कि लोग अपनी मर्जी से जिस भी पार्टी को वोट देना चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू बात करें तो चाइना जो है ना, यहाँ पे हर 5 साल के बाद क्या होता है, इलेक्शन हेल्ड करवाए जाते हैं। ठीक है, कंट्री के अंदर। तो उस कंट्री पे यहाँ पे ये नाम दिया है, ये कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ है, जिसको आप नेशनल पीपल्स कांग्रेस भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये जो है वहाँ पे एक पार्टी है जो अपने लिए इलेक्शन हेल्ड करवाती है। फिर ये बोला हुआ है कि जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है ना, यह क्या करती है, इसके पास पावर है कि ये अपने कंट्री के लिए प्रेसिडेंट को अपॉइंट करे। और ये जो आपका ये जो आपकी पार्टी है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, इसकी पार्टी के अंदर 3000 मेंबर्स हैं, जो क्या है पूरी चाइना के अंदर से, मतलब कोई भी मेंबर जो है वो उनको उठाया हुआ है, और वो क्या करते हैं, इस पार्टी को फॉर्म करते हैं। कुछ मेंबर जो है वो आर्मी के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। तो इलेक्शंस को कंटेस्ट करवाने से पहले एक कैंडिडेट जो है उसको क्या करना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है चाइनीज़ कम्युनिटी पार्टी का। ओनली दोज हु आर मेंबर्स, मतलब वही लोग जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं, या फिर और जो 8 स्मॉलर पार्टीज़, यानी कि जो और 8 स्मॉलर पार्टीज़ है ना, वो इस चाइनीज़ कम्युनिटी का ही पार्ट है, वो अपनी परमिशन देंगे तभी लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, इलेक्शंस को हेल्ड करवा सकते हैं। जो गवर्नमेंट है वो क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। सिंस जब इसको इंडिपेंडेंस मिली थी 1930 में, मैक्सिको जो है, अगर आप मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको को 1930 में इंडिपेंडेंस मिली थी। तो इसने ये भी अपने हर 6 साल के बाद क्या करती है, इलेक्शंस को कंडक्ट करवाती है ताकि ये अपना प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट करवा सके। तो कंट्री जो है वो हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री या डिक्टेटर्स रूल। ये जो कंट्री है ना वो कभी भी डिक्टेटर रूल या मिलिट्री रूल के अंडर नहीं आई। बट क्या है, 2000 के बाद से जो भी इलेक्शन हुए, वो कौन जो था वो जीत रहा था, वो जीत रही थी कौन सी, आपकी PRI, यानी कि इसको उल्टा लिखा हुआ है PRI, यानी कि पहले क्या है, इंस्टीट्यूशनल। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, पहले I है, फिर R है, और फिर उसके बाद P है। तो इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी जो है वो क्या कर रही है, 2000 के बाद से वो इलेक्शन जीत रही है। क्यों जीत रही है? बिकॉज अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो इलेक्शंस को कंडक्ट नहीं करवा सकते, कंटेस्ट नहीं करवा सकते, और ना ही वो कभी जीत सकती हैं। जो PRI है वो बहुत ही गंदी गंदी ट्रिक्स जो है, चालें जो है वो चलती है ताकि वो इलेक्शंस को क्या कर सके, जीत सके। और जितनी भी जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, या आप ऑफिशियल्स बोल सकते हैं, वो क्या करते हैं, इन पार्टी की मीटिंग्स को अटेंड करते हैं। इवन दो जो गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर हैं वो भी उनको फोर्स किया जाता है कि वो पेरेंट्स को क्या करें, कन्विंस करें ताकि वो क्या करें, PRI को वोट दे। PRI क्या है, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। उसके बाद जो है वो मीडिया को लार्जली, मतलब मीडिया जो है उसको ये बोला जाता है कि आप क्या करो, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ के खिलाफ है, और उसके बाद उसके खिलाफ बातें करिए। ठीक है, पोलिंग बूथ्स जो है वो शिफ्ट कर दिए जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पे लास्ट मिनट में। जैसे आपको मतलब बात करें हम
ठीक है, ये जो है वो पीआरआई के पोलिंग मतलब मेंबर्स हैं और यहाँ पे जो है वो अपोजिशन के मेंबर्स हैं। अब क्या है, पोलिंग बूथ लगा हुआ है और उस पोलिंग बूथ वो होता है जहाँ पे इलेक्शंस जो है वो वोट दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, पीआरआई जो है वो क्या करती थी, इनको शिफ्ट करवा देती थी, पोलिंग बूथ को शिफ्ट करवा देती थी। जब उनको लगता था कि यहाँ पे अपोजिशन मेंबर्स के लोगों को ज़्यादा वोट मिलेंगे तो वो क्या करती थी, उनको वहाँ से शिफ्ट करवा के दूसरी जगह पे ले जाती थी ताकि वहाँ पे अपोजिशन मेंबर्स के जो बंदे हैं वो ना पहुँच पाएँ। नेक्स्ट आगे क्या बोला हुआ है, पीआरआई जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा लगाती थी अपने कैंपेन करने में ताकि वो कैंडिडेट्स जो हैं उनको अपने तरफ खींच सके। तो क्या है, क्या ये जो अभी हमने इलेक्शंस के बारे में पढ़ा, तो क्या ये जो है वो सही है और क्या ये चीज़ इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे पीपल जो है वो अपनी मर्ज़ी से अपना रूलर चुन रहे हैं। इन एग्जाम्पल्स को पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें यहाँ देखने को मिली, जैसे चाइना के अंदर इलेक्शंस हुए तो वो लोगों को जो था वो मतलब इतना नहीं जो था वो सपोर्ट दे रहे थे या फिर लोगों को इतनी फ्रीडम नहीं दे रहे थे कि वो अपनी मर्जी से किसी भी पार्टी को वोट कर सकें। फिर अगर आप मैक्सिको की बात करें तो एग्जाम्पल में भी यही चीज़ आपको सेम देखने को मिली कि वहाँ पे भी क्या है, लोगों को चॉइस नहीं दी गई है, दे हैड नो चॉइस। चॉइस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों, एक ये इंपॉर्टेंट फीचर है किसका, डेमोक्रेसी का। चॉइस ही नहीं दी गई लोगों को कि वो अपनी मर्जी से अपना राजा चुन सकें या अपना रूलर चुन सकें। ठीक है, आगे ये बोला है कि यहाँ पे ये फेयर इलेक्शंस नहीं है। फेयर इलेक्शंस क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पे चॉइस नहीं दी गई थी। चॉइस नहीं दी गई थी, दैट मीन्स कि ये फेयर इलेक्शंस नहीं है। लोगों के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती डालेगी कि वो एक ही पार्टी को क्या करे, वो क्या करे, मतलब वोट करें। तो जो सेकंड फीचर है ना किसका, आपकी डेमोक्रेसी का, वो ये है कि अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। तो डेमोक्रेसी में सेकंड जो फीचर है वो ये है कि फ्री और फेयर इलेक्शन जो है वो लोगों को देने चाहिए ताकि जो करंटली पावर जो है उसको ये डर नहीं होना चाहिए कि वो जीतेगी या हारेगी। ठीक है, उसको ये होना चाहिए कि बस यार लोग जो है वो हम उनके लिए अच्छा काम करें और लोग जो है वो हमारे लिए क्या करें, मतलब वोट करें। तो उनको अपनी हार का जो है वो नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। आगे देखिए क्या है, आगे जो आपका थर्ड फीचर आता है वो है आपका 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपका इंडिया के अंदर 100% आपको देखने को मिलता है। ठीक है, एक ही पर्सन वोट देता है, उसका एक ही पर्सन का वोट होता है और उसकी एक अपनी वैल्यू होती है। तो अर्ली जैसे आपने पढ़ा, जो स्ट्रगल चल रहा था डेमोक्रेसी को लेके वो एक क्या है, किसको लेके, यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज। इसके बारे में आपको पता होगा कि मतलब कुछ कंट्रीज़ में 18+ लोग जो है वो वोट दे सकते हैं और कुछ कंट्रीज़ में 21+ जो है वो लोग वोट दे सकते हैं। तो यहाँ पे इंडिया की अगर आप बात करें तो 18 से ऊपर वाला जो भी इंसान होगा या 18+ जो भी होगा वो क्या कर सकता है, वोट दे सकता है। यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज में ये है 18 से अबव का जो भी सिटीजन है, चाहे वो काला है, गोरा है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, अमीर है, गरीब है, ठीक है, अबव ऑल द डिस्क्रिमिनेशंस, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे उसको मना नहीं किया जा सकता। ठीक है, बस वो ये होना चाहिए कि उसकी 18+ एज होनी चाहिए, चाहे वो लड़का है, लड़की है, ट्रांसजेंडर कोई भी है वो वोट दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ बोली हुई है, लेकिन कुछ जगहों पे बहुत सारी डिनाइल जो है वो इक्वल राइट ऑफ वोट का देखने को मिलता है। यानी कि अगर आप 2015 की बात करें, यानी कि 2015 तक सऊदी अरेबिया में वुमेन जो थी उनके पास राइट नहीं था कि वो वोट दे सकती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो एस्टोनिया है उसने अपनी एक सिटीजनशिप बनाई, सिटीजनशिप रूल बनाया जिसमें पीपल जो थे, जो रशियन मिनॉरिटी से बिलोंग करते थे, उनके पास किसी भी तरह का अधिकार नहीं था कि वो वोट दे सकें। अगर आप फ़िजी की बात करें, फ़िजी में यहाँ पे इंडियन फ़िजियन जो थे, इंडियन फ़िजियन क्यों बोला गया है कि यहाँ से बहुत सारे इंडियंस को फ़िजी में लेके जाया गया था ताकि वो वहाँ पे उनको मतलब वॉर के टाइम पे ब्रिटिश आर्मी को या फिर सपोर्ट कर सकें। ठीक है, तो उस समय पे जो वहाँ पे ले जाए गए थे लोग, जो फोर्स्ड रिक्रूटमेंट की गई थी, लोगों को ज़बरदस्ती भर्ती किया गया था आर्मी में, तो वहाँ पे कुछ लोग रहे। ठीक है, तभी उनको इंडियन फ़िजियन बोला गया। तो फ़िजी के अंदर जो इलेक्टोरल सिस्टम है वहाँ पे क्या है, जो इंडिजिनियस फ़िजी हैं उनको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है एज़ कम्पेयर टू इंडियन फ़िजियन। यानी कि जो इंडिया से वहाँ पे फ़िजी में लोग सेटल हुए हैं उनको कम वैल्यू दी जाती है, उनके पास किसी भी तरह का अधिकार नहीं है। तो डेमोक्रेसी जो है ना वो यही बोलती है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी मिलनी चाहिए उनको। तो जो थर्ड फीचर हमारे पास डेमोक्रेसी का आता है वो क्या है, इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर हर एक जो अडल्ट सिटीजन है यानी कि जिसकी एज 18+ है और जिसकी एज 21+ है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कुछ कंट्रीज़ में 18+ एज वाले जो है वो वोट दे सकते हैं और कुछ कंट्रीज़ में 21+ एज वाले वोट जो है वो दे सकते हैं। तो यही चीज़ बोलेगी कि जो हमारा थर्ड फीचर है वो ये बोला है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो अडल्ट सिटीजन है उसके पास अधिकार होना चाहिए कि वो एक वोट दे सके और उस वोट की अपनी एक वैल्यू होगी।
ठीक है, चाहे वो काला है गोरा है, मैंने वही चीज़ बोली ना, किसी भी मतलब भेदभाव को नहीं देखा जाएगा और वो लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। आगे क्या बोला हुआ है, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, यानी कि जो है क्या कानून के बनाए हुए क्या रूल्स हैं और क्या राइट्स को कैसे रिस्पेक्ट किया जाएगा वो हम देखेंगे अभी। तो जिम्बाब्वे जो है उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस जो थी वो 1980 में हासिल की थी वाइट मिनॉरिटी के रूल से, यानी कि जो गोरे लोग थे उनके ऊपर से 1980 में इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस जो थी वो अचीव की थी। तब से क्या है, जो कंट्री है ना वहाँ पे जैनू पीएफ जो है वो पार्टी जो है वो रूल कर रही है। ये पार्टी जो थी वो बनाई गई थी ताकि फ्रीडम स्ट्रगल उनको मिल सके। इसका जो मेन लीडर है वो है रॉबर्ट मुगाबे। ये जो है ये कंट्री को रूल कर रहा है इंडिपेंडेंस के बाद से। इलेक्शन जो है वहाँ पे रेगुलरली जो है वो हेल्ड किए जाते हैं और जैनू पीएफ जो पार्टी है वही हर बार इलेक्शन को जीतती है। जो प्रेसिडेंट है मुगाबे वो क्या है, पॉपुलर है, बट वहाँ पे अनफेयर प्रैक्टिसेस जो हैं वो इलेक्शंस में की जाती हैं। जैसे कि उसकी गवर्नमेंट जो थी उन्होंने बहुत बार कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस लाए, लेकिन जो पावर्स थी ना प्रेसिडेंट की वो इंक्रीज़ की गई। अपोजिशन पार्टी को किसी भी तरह की जो थी वो पावर्स नहीं दी गई, यानी कि अपोजिशन पार्टी जो थे उनको हैरेस किया गया और उनकी मीटिंग्स को डिसरप्ट किया गया, ख़राब किया गया, उनकी मीटिंग्स नहीं होने दी। पब्लिक प्रोटेस्ट और डिमॉन्स्ट्रेशन जो थी वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो भी करता था उनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता था। और देयर वाज अ लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट, और कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाया गया था जो कि प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज कर सके। टेलीविज़न और रेडियो पे गवर्नमेंट जो थी वो क्या करती थी, उनके गवर्नमेंट का कंट्रोल था और वो उनको सख्त इंस्ट्रक्शन देती थी कि वो रूलिंग पार्टी के वर्जन को क्या करे, मतलब सपोर्ट करे। यानी कि अपोजिशन पार्टी को वो क्या करते थे, मतलब बुरा भला कहते थे, क्रिटिसाइज़ करते थे और वो अपने लिए क्या करते थे, अपनी बढ़ाई चढ़ाई करवाते थे। इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर जो थे उनके ऊपर भी पूरी तरह से गवर्नमेंट का रूल था। ठीक है, अगर वो उस जैनफू पीएफ की पार्टी को कोई भी क्रिटिसाइज़ करता था तो वो उनको हरास करते थे, जर्नलिस्ट को उनको मार दिया जाता था अगर वो उनके अगेंस्ट जाते थे, जैनफू पार्टी के अगेंस्ट। जो गवर्नमेंट थी वो कोर्ट की जजमेंट्स को भी इग्नोर करती थी। कौन सी गवर्नमेंट, जैनफू पार्टी की गवर्नमेंट जो थी, मुगाबे, प्रेसिडेंट मुगाबे की जो था वो क्या करता था, गवर्नमेंट के जजमेंट्स को भी इग्नोर करता था और उनके अगेंस्ट चला जाता था। ठीक है, वो अगर कोई भी जज जो था वो उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई सुनाता था तो वो उसको क्या करता था, प्रेशराइज करता था उस जज को, या फिर उसको ऑफिस से निकाल देता था। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप एग्जांपल देखें जिम्बाब्वे की, वो ये शो कर रहा है कि जो पॉपुलर अप्रूवल था रूलर्स का वो नेसेसरी होता है डेमोक्रेसी के अंदर, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। पॉपुलर गवर्नमेंट जो है वो अनडेमोक्रेटिक भी होती है, जैसे पॉपुलर लीडर जो है वो ऑटोक्रेटिक हैं। ऑटोक्रेटिक यानी कि सिर्फ अपना ही रूल चला रहे हैं। तो डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो ये ज़रूरी है कि यहाँ पे इलेक्शंस होना बहुत ज़रूरी है। इलेक्शंस होना ज़रूरी है, लेकिन इलेक्शंस जो अगर हो रहे हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो लोगों के द्वारा ही बनाई जाए। अपनी मर्ज़ी से गवर्नमेंट जो है वो कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे बोली हुई है। तो आगे क्या बोल रहे हैं देखिए, कि जो स्टेट है ना उसको क्या करना चाहिए, अपने सिटीजन्स के बेसिक राइट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। दे शुड बी फ्री टू थिंक, उनको जो सिटीजन्स हैं वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी सोच सकते हैं, उनके अपने ओपिनियंस हो सकते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं पब्लिक के अंदर, एसोसिएशंस बना सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पॉलिटिकल एक्शन ले सकते हैं। एवरी वन जो है, यानी कि हर एक सिटीज़न जो है वो, हर एक सिटीज़न हो, पॉलिटिकल लीडर हो, कोई भी जो है वो इक्वल होना चाहिए इन द आइज़ ऑफ लॉ। कानून की नज़र में सब लोग जो है वो बराबर होने चाहिए। और ये जो लॉज है ना इनको कौन प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्टेड बाय जुडिशरी, जिसके ऑर्डर, जुडिशरी कौन होगी, आपकी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जिसके ऑर्डर जो है हर किसी को मानने पड़ेंगे। और इसके बारे में हम जो है इन राइट्स के बारे में जो है वो हम चैप्टर 5 के अंदर पढ़ेंगे। सिमिलरली यही बात की कि सेम कंडीशन जो है वो गवर्नमेंट के लिए भी अप्लाई की जाती है आफ्टर द इलेक्शंस के बाद। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, इस ये नहीं है कि अगर उसने इलेक्शन जीत लिया तो वो कुछ भी करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको अपने कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। ठीक है, पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो टू रिस्पेक्ट सम गारंटीज टू द मिनॉरिटीज़, कुछ मिनॉरिटीज़ के रिलेटेड भी उनके पास कुछ राइट्स होते हैं जिनको वो क्या करेगी, जो है वो गारंटी देगी कि उनके राइट्स को जो है वो मतलब छेड़छाड़ नहीं की जाएगी उनके साथ। ऑफिस बियरर जो होगा, यानी कि जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके पास भी कुछ राइट्स होती हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। और जो लॉ हमें बताता है कि भाई आपके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको क्या काम करना है, वो सारी चीज़ें जो वो उसके बारे में लिखा हुआ है।
ये जो हमने अभी फोर्थ और जो फाइनल जो फीचर है डेमोक्रेसी का वो क्या है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सिटीजन राइट्स, कि एक डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, रूल्स को सेट करता है जिसमें हर एक सिटीज़न और हर एक पॉलिटिकल लीडर जो है वो इक्वली ट्रीट किया जाएगा, उनके अधिकारों को उनके राइट्स को एक साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। तो अगर हम समराइज़ करें इस डेफिनेशन को या हम समअप करें डेफिनेशन को तो यही आ जाएगा कि डेमोक्रेसी एक तरह की गवर्नमेंट है जहाँ पे रूलर जो है वो इलेक्ट किया जाता है पीपल के द्वारा। ठीक है, ये आपकी सिंपल डेफिनेशन आ जाएगी किसकी, आपकी डेमोक्रेसी के। तो अगर आप की फीचर्स की बात करें, इतना ज़्यादा बड़ा याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर कभी आपको कोई पूछ ही ले तो इतना याद नहीं रहता है। तो ये जो 4 मेन पॉइंट्स अभी मैं आपको बताने लगी हूँ ना, यानी कि ये जो 4 फीचर्स हमने अभी डीपली पढ़े हैं 30 मिनट्स के अंदर, इसको हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे पहला बोला है रूलर सिलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस, यानी कि जितने भी रूलर्स जो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं वो जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो सारे लेंगे लोगों के हित को देख के। ठीक है, फिर सेकंड बोला गया है इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स। ऐसे इलेक्शंस जो हैं वो कंडक्ट करवाने चाहिए, चॉइस वहाँ होनी चाहिए, फेयर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जहाँ पे लोग जो हैं वो अपने करंट रूलर को चेंज कर सकते हैं। पहले वाले में मैंने बोला कि लोगों के पास ये अधिकार होता है कि वो अपना रूलर चूज़ कर सकते हैं। दूसरे में ये बोला कि अगर उनको वो रूलर पसंद नहीं आया, उनको लगा कि उस रूलर ने काम नहीं किया, उस रिप्रेजेंटेटिव ने काम नहीं किया, तो उसके पास इतना अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी मर्जी से किसी भी पार्टी को वोट करके अपना रूलर चूज़ कर सके। ठीक है, थर्ड जो है वो ये बोला हुआ है दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज़ अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। ये जो चॉइस और ये जो अपॉर्चुनिटी लोगों को दी जाएगी, कौन सी अपॉर्चुनिटी और कौन सी चॉइस, कि वो अपनी मर्जी से जो रूलर है या रिप्रेजेंटेटिव है चूज़ करें, ये हर किसी को मिलना चाहिए इक्वल बेसिस पे। ऐसा नहीं है कि जो रिच है या जो गोरा है या फिर जो हिंदू है या फिर मुस्लिम है या जो भी कास्ट या रिलीजन से बिलोंग करता है उसके पास राइट हो कि वो अपनी मर्जी से वोट कर सकता है या अपनी मर्जी से रूलर चूज़ कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो चॉइस और ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये हर एक सिटीजन ऑफ इंडियन पीपल को मिलना चाहिए ऑन इक्वल बेसिस। आगे क्या बोल रहा है लास्ट, कि जो एक्सरसाइज है इस चॉइस की वो गवर्नमेंट को क्या करती है, द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लेट्स टू गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट्स। कि ये जो भी मतलब आपको चॉइस का जो भी एक्सरसाइजेशन दी गई है, ठीक है, ये क्या करेगी, आपके उस अधिकारों के ऊपर क्या करेगी, देखेगी, मतलब आपका क्या है, दैट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपको ये अधिकार दे रहा है कि ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने आपको ऊपर बताई इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको क्या किया है, एक रूल्स सेट किए हैं जिसके थ्रू आप ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हो, देख सकते हो या कर सकते हो। तो आई होप आपको आपका आज का सेशन अच्छा लगा होगा। जिसको नहीं कुछ समझ आया है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। और लास्ट चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।